नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्वदेश खबर। सबसे पहले बात महाराष्ट्र के संग्राम की। जी हां, महाराष्ट्र के रण में कौन बनेगा चैंपियन, वहीं झारखंड में किसका झंडा रहेगा बुलंद। दोनों राज्यों के लिए कल विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। महाराष्ट्र में 288 सीटों पर कांटे की टक्कर है, वहीं झारखंड के दूसरे चरण और अंतिम चरण की वोटिंग राज्य में किसके बहुमत होगी, ये दशा और दिशा तय करेगी। जी हां, महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों के लिए कल वोट डाले जाएंगे। राज्य में सिंगल फेज में वोटिंग हो रही है, जिसके लिए महायुति और महाविकास अघाड़ी में कांटे की टक्कर है। इन दो गठबंधनों में 6 बड़ी पार्टियां एक गुट बनकर चुनाव लड़ रही हैं। शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी में टूट के बाद इस बार कुल 158 दल चुनावी मैदान में है। 4136 प्रत्याशियों के लिए कल 9 करोड़ 70 लाख वोटर्स अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। चुनाव के लिए राज्य में पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। खासतौर पर विशेष इंतजाम नजर आ रहे हैं। तो यहाँ तो बड़ी कांटे की टक्कर है और लगातार जो देख रहे हैं, हमने देखा कि किस तरह से शुरुआती दौर में ऐसा लग रहा था कि एक तरफा मुकाबला होने वाला है। इसके बाद धीरे धीरे तमाम नैरेटिव बदलते हुए नजर आए और अब स्थिति यह है कि दोनों ही जो धड़े हैं उनमें कांटे की टक्कर बताई जा रही है। दिग्गजों की प्रतिष्ठा भी साफ तौर पर दांव पे लगी हुई है और जिस तरह से हरियाणा के चुनाव से बड़े संकेत उभरकर सामने आए थे, उसी तरह से महाराष्ट्र और झारखंड के इन चुनावों को भी एक तरह से बहुत ही निर्णायक माना जा रहा है। आने वाले चुनावों के मद्देनजर अब देखना होगा कि महाराष्ट्र का जो जनादेश होगा वो आखिर किसके हक में जाता है। और वहीं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की वोटिंग से ठीक एक दिन पहले बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े पर वोटर्स को पैसे बांटने का आरोप लगाए। महाविकास अघाड़ी दल ने महायुति गठबंधन के नेताओं पर पैसे बांटने के आरोप लगाए। हालांकि तावड़े ने इन आरोपों को झूठा बताया है। विपक्षी पार्टी बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने वसई विरार इलाके में एक होटल के बाहर जमकर हंगामा किया। हंगामे के बाद होटल को सील कर दिया गया है। इस मामले पर ग्राउंड रिपोर्ट देखिए हमारे सहयोगी नीलेश शुक्ला की। चुनाव को लेकर अब से महज कुछ घंटे रह गए हैं जब राज्य के तमाम मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर अपने कैंडिडेट्स को समर्थन व्यक्त करेंगे। लेकिन इससे पहले ही महाराष्ट्र राजनीति में एक खलबली मच चुकी है और खलबली इस चीज से मची है कि एक वीडियो सीनियर लीडर बीजेपी नेशनल सेक्रेटरी हैं विनोद तावड़े, उनका सामने आया है, जिसमें या उनके ऊपर बेहद ही गंभीर आरोप लग रहे हैं कि कैसे विनोद तावड़े वोटों को खरीदने के लिए जो पैसे हैं, जो रकम है, उसका उपयोग करते नजर आ रहे हैं, पैसे बांटते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो तस्वीरें हैं वो आज दोपहर की बताई जा रही हैं, जब विनोद तावड़े एक होटल में बैठे हुए थे। उसी दौरान वहां के जो सिटिंग एमएलए हैं वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचते हैं। बहुजन आघाड़ी के कार्यकर्ता वहां पर पहुंचते हैं और उसके बाद जमकर हंगामा देखने मिलता है, जिसमें जो कार्यकर्ता हैं बहुजन आघाड़ी के, वो कैमरास के सामने नोट भी लहराते हुए नजर आते हैं और आरोप लगाते हैं कि विनोद तावड़े ये नोट वोट खरीदने के लिए उपयोग कर रहे थे। हालांकि मीडिया से बात करते हुए विनोद तावड़े ने इस बात का जिक्र किया कि कैसे कल के चुनाव को सुचारू रूप से बरकरार रखने के लिए, मतदाताओं को मत देने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए वो अपने कार्यकर्ताओं से मिलने जुटे थे, उन्हें ब्रीफिंग करने जुटे थे और उसी दरमियान उनके ऊपर जो बहुजन अघाड़ी के कार्यकर्ता हैं वो टूट पड़ते हैं और इस तरीके के बेबुनियाद आरोप लगाते हैं। हालांकि इन सभी आरोप प्रत्यारोप के बीच विरार पुलिस स्टेशन द्वारा एक मामला भी दर्ज किया गया है विनोद
विनोद तावड़े और उनके सहयोगियों के खिलाफ, जो इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं कि आखिर ये जो रकम है वो कहां से आई, ये किसकी है, और उस वक्त विनोद तावड़े जब वहां पर मौजूद थे तो आखिर वो उस वक्त कर क्या रहे थे, उनके पास ये पैसे कहां से आए। इस बीच जो अपोजिशन है यानी कि महाविकास अघाड़ी के तमाम नेता हैं वो लगातार इस बात पर आरोप लगा रहे हैं कि कैसे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो भारतीय जनता पार्टी के दबाव में है। तमाम जो पुलिस कर्मी है वो उस वक्त मौजूद होते हैं विनोद तावड़े के साथ। इसके तो जाहिर सी बात है कि इस पूरी घटना ने अब और माहौल को गरमा दिया। आप समझ सकते हैं कि इस पूरे विवाद के बाद इन आरोप प्रत्यारोप के बीच अब देखना होगा कि आखिर किस तरह से चुनाव आयोग इस पूरे घटना को लेता है। अपने अपने दावे, अपने अपने वादों के बीच इस तरह की घटनाएं जाहिर सी बात है कि कहीं डेंट तो जरूर लगाती है। इन सबके बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महाराष्ट्र में महायुति की जीत का भरोसा जताया है। सब क्षेत्र में मुझे महायुति की एक लहर दिख रही है और महायुति के पक्ष में लोगों ने विकास के लिए, कंटिन्यूटी के लिए और अपने भविष्य को उज्जवल रखने के लिए सब ने अपने महायुति को पूरा समर्थन देने का वातावरण बना हुआ है और सब समर्थन देने के लिए आतुर हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र की जनता ये पहचान चुकी है कि उनका भविष्य और उनकी विकास की तमन्ना जो है उसको पूरा करने में महायुति ही सफल होगी और इसलिए महायुति के पक्ष में सब लोगों ने अपना समर्थन देना तय किया। चलिए, महाराष्ट्र के बाद अब बात करते हैं झारखंड विधानसभा चुनाव की, जहां के दूसरे चरण के लिए कल वोटिंग होनी है। दूसरे चरण में विधानसभा की 38 सीटों पर वोटिंग होगी। इस चरण में 14,218 मतदाता 528 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। आपको बता दें, इस चरण में भी मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच है। दूसरे चरण में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, सीता सोरेन जैसे दिग्गज चुनावी मैदान में हैं। अगली सरकार के लिए 38 सीटें बेहद खास मानी जा रही। दूसरे चरण में बाजी मारने वाले के हाथ में ही सत्ता की चाबी आएगी। पहले चरण में राज्य की 43 सीटों पर 13 नवंबर को मतदान हुआ था और पहले चरण में 66% से अधिक वोटिंग हुई थी। और झारखंड की अगर हम बात करें तो 24 साल पुराना राज्य और इसके में 13 मुख्यमंत्री इस राज्य ने देखे। राष्ट्रपति शासन का भी दौर देखा। निर्दलीय विधायक को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज होते हुए भी देखा। और एक सबसे अहम बात है, खासतौर पे अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में आज तक किसी भी पार्टी को अकेले सरकार बनाने का जो जादुई नंबर, जो मैजिकल नंबर चाहिए, वो नहीं मिला। और यही वजह है कि जो राज्य का पॉलिटिकल एक त्रिकोण बनता है वो ऐसा है कि केवल 4 पार्टियां ही सीटों के मामले में दहाई का आंकड़ा पार कर पाई। तो बड़ा दिलचस्प होता है यहाँ का चुनाव और बड़े बड़े दिग्गज और जिस तरह से राजनीतिक समीकरण हर गुजरते वक्त के साथ बदलते हैं वो बहुत अहम है। झारखंड विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 81 है और 81 सदस्यों वाले सदन में बहुमत के लिए जादुई आंकड़े के लिए 41 सीट पाना आवश्यक है। देखने में ये संख्या छोटी लग सकती है, लेकिन झारखंड के ये चुनावी महासमर है, इसमें ये छोटी संख्या ही एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर सामने आती है। कम से कम अभी तक, जैसे मैंने आपको बताया कि 4 विधानसभा चुनाव में कोई भी दल इस आंकड़े तक अकेले नहीं पहुंच पाया है। झारखंड चुनाव जाहिर सी बात है इस लिहाज से बहुत दिलचस्प हो जाते हैं। अब देखना होगा इस बार कौन से नए समीकरण बनते हैं, किस तरह की बातें सामने आती हैं और किसके हक में जो जीत का गणित है वो बैठता है। और झारखंड में जीत को लेकर सभी पार्टियों के अपने अपने दावे भी इस बीच नजर आ रहे हैं। झारखंड प्रदेश में कांग्रेस का भरोसामंद नहीं है और यहाँ का जनता कांग्रेस पर भरोसा भी नहीं करेगी। काहे कि हर समय झारखंडियों के साथ वो अन्याय किया है।
जब झारखंड आंदोलन के समय भी कांग्रेस से कुचलने का काम किया है। कांग्रेसी आंदोलन को दबाने के लिए गोली तक चलाया, कितना शहीद हुआ है। इसीलिए वो कभी भी नहीं तो इतना लंबा झारखंड आंदोलन नहीं करना पड़ता। मैं पॉलिटिकल टिप्पणी या कोई भी चीज़ जो चुनाव से जुड़े हुए है उसमें मैं कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन बीते 4 महीना झारखंड में बिताया और मन में ये विश्वास लेके, ये आशा लेके गुवाहाटी लौट रहा हूँ कि 23 को दोबारा आने का मौका मिलेगा। झारखंड में एक नया विकास का नया युग शुरू होगा। तो झारखंड हो या महाराष्ट्र, दोनों ही महासंग्राम में दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पे हैं। सभी दलों के अपने अपने दावे हैं, सभी जो हैं वो जीत के लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं। और इनके बीच में बड़ा सवाल ये है कि आखिर मतदाता का मन क्या कहता है। कल अपने मताधिकार का, इन राज्यों में जो भी वोटर्स हैं वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, ये हमारी ओर से अपील है, क्योंकि ये आपका अधिकार है और वोट के प्रहार से ही आप बदलाव की बयार देख सकते हैं। तो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए और जाहिर सी बात है तमाम मानकों पर अपने सभी कैंडिडेट को परखिए, लालच और बाकी चीजों से दूर रहिए और लोकतंत्र के इस उत्सव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए। बहरहाल ये तमाम जानकारी हमने आपको दी और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। बढ़ते आगे, आज बाजार की बात करें तो ऊपरी स्तरों से बाजार फिसला, हालांकि बाजार ने आज बेहतर संकेत दिए। निफ्टी ऊपरी स्तरों से 250 अंक गिरकर 23,500 के पास बंद हुआ। बैंक निफ्टी भी दिन की ऊंचाई से करीब 350 अंक लुढ़का। कैसा रहा बाजार में एक्शन, बता रहे हैं अंश भीलवार। तो बाजार की शुरुआत तो काफ़ी पॉजिटिवली हुई थी, लेकिन सेकेंड हाफ आते ही हमें स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर नजर आया, क्योंकि फिन निफ्टी वीकली एक्सपायरी थी, साथ ही साथ ग्लोबल मार्केट में जो अटैक हो रहे उसके चलते हमें काफ़ी नेगेटिव सेंटिमेंट आता हुआ नजर आया है यहाँ पे इंडियन मार्केट में। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे चार्ट में भी देखें तो निफ्टी डेज हाई से कुछ 200-250 पॉइंट्स करेक्ट होता हुआ नजर आया, लेकिन फिर भी हरे निशान में सस्टेन होता हुआ नजर आ रहा है। तो 7 सेशन से जो लगातार बिकवाली चल रही थी वो यहाँ पे थमती हुई नजर आ रही है। अब अगर सेक्टोरल इंडिसेस की बात करें तो निफ्टी बैंक, निफ्टी ऑटो, निफ्टी रियल्टी का ये तीसरा सेशन था लगातार खरीदारी का। साथ ही साथ फार्मा इंडेक्स में जो 5 सेशन से लगातार बिकवाली चल रही थी वो भी हमें यहाँ पे थमती हुई नजर आई। अब अगर सेक्टोरल लूजर्स की बात की जाए तो यहाँ पे पीएसयू बैंक, मेटल और एनर्जी इंडेक्स हमें लाल निशान में बंद होते हुए नजर आए। तो ओवरऑल देखा जाए तो काफी मिला जुला सेशन रहा है। शुक्रिया अंश आपका इस अहम जानकारी के लिए। अब बढ़ते हैं अपने खास सेगमेंट 5 का पंच की तरफ, जहां मेरे सहयोगी जिनय नागर आपको बताएंगे कि आखिर किन शेयरों और सेक्टर ने लगाया मार्केट में एक्शन भरा पंच। जी, तो बात करेंगे आज के 5 के पंच की। शुरुआत करते हैं जीएमआर एयरपोर्ट्स ने कंपनी अक्टूबर महीने के अपने अपडेट्स दिए हैं। अगर हम टोटल पैसेंजर्स ग्रोथ की बात करें तो 9.2% का ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पर नजर आया कंपनी के सारे एयरपोर्ट्स के पैसेंजर्स के इसके ऊपर। और कंपनी ने एक ट्रेंड भी हाईलाइट किया है कि दिसंबर 2023 मतलब करीब 11 महीने से जो ओवरऑल पैसेंजर्स है वो 1 करोड़ मार्क के ऊपर ही हर महीने पर नज़र आए हैं। इसी के साथ ये पिछले महीने कंपनी ने हाईएस्ट एवर अपना कार्गो वॉल्यूम भी हैंडल किया है, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे करीब 15% का ग्रोथ वहाँ पर नज़र आया। अभी बात करेंगे जी एंटरटेनमेंट की, तो उनके जो एमडी और सीईओ थे पुनीत गोयनका, उन्होंने रेजिग्नेशन दिया है एमडी के पोजीशन से। हालांकि सीईओ के पोजीशन पर वो अभी भी बने रहेंगे। और ये जो मेजर जो ये इफेक्ट आ रहा है वो बेसिकली जो बोर्ड ने उनको ऑपरेशंस के ऊपर फोकस करने के लिए कहा गया है अपने रोल के ऊपर, तो वहाँ पे ऑपरेशंस पे फोकस करने के लिए कंपनी के एमडी के जो पोजीशन है वहाँ से पुनीत गोयनका ने रिज़ाइन किया है। हालांकि सीईओ वो अभी भी कंटिन्यू बने रहेंगे। तीसरे स्टॉक के बारे में बात करेंगे हेवल्स। कंपनी ने अपने कैपेसिटी एडिशन अनाउंस किया है, जहाँ पे राजस्थान में वो अपने जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो सेट करेगा रेफ्रिजरेटर्स के लिए। 14 लाख एडिशनल रेफ्रिजरेटर्स का
कैपेसिटी है और जो टोटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होगा इसके लिए करीब करीब 480 करोड़ का होगा। चौथे स्टॉक की बात करेंगे तो एनबीसीसी, ये भी आज हमें फोकस में नज़र आया। ऑर्डर विन के वजह से टोटल ऑर्डर कंपनी को मिला है 112 करोड़ का और ये जो ऑर्डर है वो नॉर्मल बिजनेस कोर्स ऑर्डर है। बात करेंगे पांचवें स्टॉक की तो वो है गोल्डमैन सैक्स और इंडिगो। इंडिगो के ऊपर आज हमें गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट नज़र आया। वहाँ पे जो उन्होंने बाय रेटिंग है उसको बरकरार रखा। जो टारगेट प्राइस है वो है 4,800 रुपये का। अगर हम टोटल अक्टूबर और नवंबर में ट्रैफिक देखेंगे इंडिगो की तो वो डबल डिजिट में नजर आई, 10% और 11% रिस्पेक्टिवली। उसके अलावा जो PLF ग्रोथ था वहाँ पे भी हमें एक सुधार देखने मिला। जो पहले 85.6% था वो बढ़कर हो गया 90%, तो वहाँ पे भी एक सुधार देखने मिला है। हालांकि अगर हम यील्ड्स देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे वो डाउन है, लेकिन गोल्डमैन का मानना है कि जो डोमेस्टिक ट्रैफिक ग्रोथ है और उसके साथ जो इंडिगो का PLF ग्रोथ है उससे हमें अपने जो कंपनी के गाइडेंस है वहाँ पे एक अपग्रेड नज़र आ सकता है। तो एक पॉजिटिव नोट इंडिगो पर में आज हमें देखने मिला। शुक्रिया जिन्हें इस अहम जानकारी के लिए। इधर डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तरों पर रुपया पहुंच चुका है। रुपए में इस कमजोरी की क्या है वजहें, बता रहे हैं विश्वमोहन। डॉलर के मुकाबले रुपए की कमजोरी थमती नजर नहीं आ रही। लगातार नया रिकॉर्ड निचला स्तर रुपया डॉलर के मुकाबले बनाता जा रहा है। अब $1 का भाव 84 रुपये 42 पैसे का हो चुका है। सबसे बड़ी वजह यह है कि ट्रंप के इलेक्शन के बाद से लगातार डॉलर में मजबूती दिख रही है। डॉलर इंडेक्स को अगर आप देखें तो करीब 1 साल की ऊंचाई के करीब है। 106.5 के ऊपर डॉलर इंडेक्स टिक गया है। सिर्फ इंडिया की करेंसी नहीं, बाकी एशियन करेंसी पर भी डॉलर के मुकाबले दबाव दिख रहा है और यही वजह है कि लगातार यहाँ पे कमजोरी दिख रही है। इसके अलावा घरेलू इक्विटी मार्केट में FIIs की लगातार बिकवाली दिख रही है। हालांकि आज के सत्र में इक्विटी मार्केट में अच्छी तेजी थी। उम्मीद थी कि इस बार FIIs की खरीदारी नवंबर के सेकेंड हाफ में अच्छी होगी, लेकिन आज फिर से ऊपरी स्तरों पर दबाव बना है और जिस तरह से रूस और यूक्रेन में तनाव बढ़े हैं उसका भी असर मिल रहा है और सेफ हेवन के तौर पर डॉलर की डिमांड भी बढ़ी है और यही वजह है कि डॉलर में मजबूती दिख रही है। रुपया लगातार यहाँ पर कमज़ोर होता जा रहा है और ये कमज़ोरी आगे भी थोड़ी बढ़ सकती है और जितने भी एक्सपर्ट्स को लगता है कि जब तक RBI पूरी तरह से हस्तक्षेप ना करे तब तक यहाँ पर कमज़ोरी जारी रह सकती है। तो नियर टर्म में और भी थोड़ी नरमी की संभावना रुपए में बन रही है। विश्वमोहन, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और खबर के सिलसिले में आपके पास लौटते हैं। सोने चांदी पर आज अच्छी तेजी दिख रही है, आखिर इसकी क्या वजह है? देखिए, सोने और चांदी की चमक फिर से बढ़ती जा रही है। रिकॉर्ड से अब देखें तो सिर्फ 4,000 रुपये ही सोना दूर है। सोने में अच्छी रिकवरी लोअर लेवल पे लौटी है। हमने देखा था 74,000 के नीचे भी सोना 73,500 तक भी लुढ़का था, वहाँ से अच्छी रिकवरी आ चुकी है। 75,500 के ऊपर सोना मजबूती से टिका हुआ है। कॉमेक्स गोल्ड फ्यूचर्स की बात करें तो $2,635 के ऊपर ये भी आ चुका है। चांदी दूसरी तरफ देखें तो MCX पर 91,000 के ऊपर मजबूती के साथ टिकी हुई है। साथ ही कॉमेक्स सिल्वर फ्यूचर्स में भी अच्छी खासी तेजी दिख रही है। यहाँ पर भी वजह यही है कि सेफ हेवन के तौर पर सोने चांदी की वापस से डिमांड बढ़ी है। ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर आ रही है कि यूक्रेन की तरफ से रूस पर हमला किया गया है और वीकेंड पे जिस तरह के हमले रूस की तरफ से किए गए थे वो भी पिछले काफ़ी समय में सबसे बड़ा हमला था और यही वजह है कि ये तनाव फिर से एक नई ऊंचाई की तरफ जा रहा है और बाइडेन के जाते जाते फिर से ये तनाव बढ़ने से चिंता बढ़ी है। दूसरा, खाड़ी देशों को लेकर तनाव अभी भी बरकरार है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि ट्रंप के आने के बाद भी ट्रेड वॉर की स्थिति और बिगड़ेगी। चाइना के साथ रिलेशन खराब होंगे, ग्लोबल ग्रोथ पर उसका असर होगा और उसका फायदा फिर से गोल्ड को मिल सकता है। तो गोल्डमैन सैक्स की इस पर एक रिपोर्ट भी है। तो गोल्डमैन सैक्स ने कहा है कि गोल्ड अगले साल तक $3,000 तक कॉमेक्स पर हो सकता है। हर गिरावट पे गोल्ड को खरीदना चाहिए। उन्होंने इस थीम पर वजन दिया है, वेट दिया है कि गो फॉर गोल्ड उन्होंने कहा है, यानी सोने के साथ जाए, सोने में निवेश करें। अगले साल भी अच्छी तेजी की उम्मीद उनको लग रही है और हर गिरावट पे उनको लग रहा है पे बाइंग करनी चाहिए क्योंकि जो फेड का रुख है वो आगे भी नरमी वहाँ पर जारी रह सकती है। फेड की तरफ से आगे भी ब्याज दरों में कटौती होगी। साथ ही यहाँ पर जिस तरह से ETF की बाइंग लौट
घटेगी, सेंट्रल बैंकों की खरीदारी होगी और ट्रेजरी यील्ड जो ट्रेजरी एसेट्स है यूएस के, उसकी जगह डाइवर्सिफिकेशन के तौर पर गोल्ड में इंटरेस्ट बढ़ेगा, उसका फायदा गोल्ड को मिलेगा। तो एक पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग के तौर पर भी गोल्ड में लोगों की दिलचस्पी बढ़ेगी और उसका पूरा फायदा गोल्ड को मिलने वाला है और ये तेजी अगले साल भी जारी रहेगी। तो गिरावट पर खरीदारी की सलाह गोल्डमैन सैक्स की तरफ से आ रही है और यही सारे फैक्टर्स है जो गोल्ड और सिल्वर को आज सपोर्ट कर रहे हैं और आज के सत्र में भी अच्छी तेजी दिख रही है। शुक्रिया करेंगे विश्वमोहन आपका इस अहम जानकारी के लिए। चलिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय